हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में जो यूपीपीएससी 2023 का जो मेंस का पेपर होता है उसके जीएस थर्ड पेपर को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स एक सोचना है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जीएस 5 और 6 वे पेपर जो हैं यूपीपीएससी स्पेशल के उसके निःशुल्क, ठीक, हमने सब लिया निःशुल्क उत्तर लेखन अभ्यास को कंटिन्यू किया गया है। आप इसके साथ जुड़ के काफ़ी लाभ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं और वीडियो से जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अपने मुख्य विषय पे। आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है ये, और अधिकतम अंक जो हैं यानी टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 के होते हैं, 200, और समय अवधि कितनी होती है, 3 घंटे की होती है। अब इसमें आप देखेंगे टोटल 20 प्रश्न होते हैं। ठीक, 20 प्रश्न होते हैं जो 1 से लेके 10 तक लघु होते हैं, जिनकी नंबर जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 10 होती है टोटल। अब वो 125 शब्दों में लिखने होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, प्रत्येक आंसर 8 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट के जो 10 होते हैं यानी 11 से लेके 20 तक के, वो शब्द सीमा 200 की होती है और वो 12 नंबर के होते हैं। ठीक, अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो खंड ए होते हैं उसके लिए क्या है, 10 प्रश्न लघु हैं जो 125 शब्दों में लिखने होते हैं, और जो दीर्घ प्रश्न है 10 के वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं। आप यहाँ नंबर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ लघु जो है 8 नंबर के हैं और जो दीर्घ है लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, 12 अंक के हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस प्रकार से ये क्वेश्चन के नेचर होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। अब खाद्य प्रसंस्करण जो है वो क्या है कि फूड को प्रसंस्कृत करके उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना और लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक, जैसे देखेंगे आप खाद्य प्रसंस्करण में सॉस दे सकते हैं, चिप्स देख लेंगे आप, और भी सारी चीजें हैं जो आप दिनचर्या में यूज भी करते होंगे। अब उन्हीं से संबंधित उद्योगों को भी है, अब उनके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो उसके चैन में शामिल होंगे पैकेजिंग के लिए सारी चीजें, उन्हीं के संबंध में ये बात कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी की प्रयोग की निहितार्थों को समझाएं। अब ई तकनीकी शब्द है। ठीक, अब आप देखेंगे अभी हाल ही में डीडी किसान ने जो रोबोटिक्स वो एआई सिस्टम अपना प्रवक्ता है लॉन्च किया है, भूमि और कृषि, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी देखेंगे आप, उपग्रह के माध्यम से भी ये सारी चीजें, एआई सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीजें हैं। अब देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु सुझाव दीजिए। अब भू सुधार से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाएं, योजना व्यय और गैर योजना व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब देखें पांचवा क्वेश्चन, एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्टेटमेंट है ये, विवेचना कीजिए। अब देखेंगे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इससे परिचित होंगे। अब आप देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, ब्लड मून किसे कहते हैं, यह कब होता है। अब जो ब्लड मून होता है ये जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द की चर्चा की जाती है। होता क्या है, पृथ्वी की जो परछाई होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन आपका, भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। आप इसे तो परिचित होंगे, काफी ये करंट का
इशू था ये, और काफी भारत को गौरवान्वित करने का भी विषय है। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन आप, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर अपराध। अब देखिए, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता इत्यादि के द्वारा इसके समाधान किए जा सकते हैं। अब आप देखेंगे 9वां क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया सकता है? अपने सुझाव दीजिए। अब उनके अधिक सशक्त बनाने के लिए उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी की विषय हो गए, ई तकनीकी हो गई, और उनके शस्त्र बल, उनके जो आप कह सकते हैं कि तकनीकी वस्त्र जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जाए, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब इससे आप तो अवगत होंगे आणविक प्रसार के संदर्भ में। अब देखेंगे हम सेक्शन बी जो है क्वेश्चन आप, ठीक है। अब क्या ये 12 अंक के हैं और 200 शब्द के हैं। सब कितने हैं? 200, ठीक। अब देखेंगे अब 11वां क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए और नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है? टिप्पणी की। ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब नीति आयोग का गठन हुआ था उस समय से ही काफी ये चर्चा में बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको भली भांति देखेंगे। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास की क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं? स्पष्ट कीजिए। समावेशी विकास की बात कर रहा है। अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे आप, सशक्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। एसडीजी की बात कर रहा है, कैसे इसको सशक्त विकास किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, भारत के एनडीसी कार्यक्रम था, ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखेंगे, खाद्यान्न के संबंध में देखेंगे। सतत विकास का क्या मतलब, एसडीजी के जो 17 गोल हैं उनको 1 बाय 1 देखेंगे आप, तो आपको जो भी सुविधाएं, जो भी सुधार सरकार के द्वारा किया गया है, वहां पर अगर एक एक पॉइंट भी लिखते हैं तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। 14वां क्या है क्वेश्चन आप देखेंगे, खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद वृहद चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। अब देखेंगे फाओ का इसमें कुछ रिपोर्ट है। फाओ कहता है कि लगभग कुल वैश्विक जो उत्पादन है उसका 30 से 35% बर्बाद हो जाता है। अब उस बर्बादी के कई कारण हैं, यानी वो बेकार हो जाता है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की बात कर रहा है, ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों की स्थिरीकरण तथा उपभोक्ताओं की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण असर रहा है। कथन की व्याख्या कीजिए। ये तो आप सभी परिचित होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ये कोविड से लेके सारी चीजें कब कितना अभी भी वर्तमान में अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगा हुआ है। काफी अचीवमेंट भी है इनके। अब 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विशेष रूप से अच्छे और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे और सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ रिन्यूएबल और सस्टेनेबल की बात कर रहा है तो आप इसमें सोलर का सिस्टम देखेंगे, पवन ऊर्जा देखेंगे, ठीक है। और सारी चीजें जो रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी चीजें हैं आप इसमें समाहित करेंगे। अब देखिए जनसंख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे प्रथम स्थान पे रखता है जनसंख्या के मामले में। अब आप देखेंगे 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियां कौन सी हैं?
इनसे समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में कैसे मदद मिल सकती है। अब जैव प्रौद्योगिकी की बात आ जाती है तो जीएम क्रॉप वगैरह की बात आप देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं जिससे खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और सभी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। किस प्रकार से भारत का R&D पे पैसे खर्च किए जाते हैं इसको प्रोत्साहित करने के लिए। इस क्वेश्चन के यही सब मूलभूत आधार है। आप इनको देख लें। अब उसकी उपलब्धियां गिनवानी है आपको, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन आप देख लेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट करें। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को स्पष्ट करें। डिजास्टर अब प्राकृतिक है और मानव निर्मित है। अब देखेंगे आप भूकंप में भी प्राकृतिक जनित आते हैं, आप इससे परिचित होंगे। अब मानव जनित की बात की जाए तो मान लें आपकी कोई बड़ा डैम बनवा दिया जाए, अब उसके वाल क्रैक कर गए, टूट गए, एकाएक जमीन धस जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए, और आप देखेंगे कि परमाणु जो बम होती है यानी उसका परीक्षण कर लिया गया, तो भी ये सारी भूकंप की समस्या होती है। तो वो मानव जनित में हो जाएंगे, प्राकृतिक जनित से आप परिचित होंगे। अब दावानल ही देख लीजिए, आप अमेरिका में दावानल देखेंगे, प्राकृतिक जनित कुछ दावानल होते हैं, अब कुछ मानव द्वारा भी जनित कर दिए जाते हैं। मानव द्वारा निर्मित करने का औचित्य ये है कि मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट है, उस रास्ते जा रहा है, सड़क के रास्ते, उसने सिगरेट पी के सड़क वहां पे फेंक दिया, आग लग गई वहां पे। बिजली का तार गया है ऊपर से, वो भी एक दूसरे में सट के चिंगारी नहीं, फिर से जल गया, वो मानव निर्मित हो गया। अब प्राकृतिक में क्या होती है, मान लीजिए आंधी आती है, पेड़ रखड़ाते हैं आपस में, उससे हो गए। ठीक, आप देखेंगे बिजली जो तड़ी झंझा होती है उसके माध्यम से भी आप देखेंगे कि जब बिजली आता है, गिरता है, तो भी आग लग सकती है जंगल में, तो वो प्राकृतिक जनित हो गए। अब देखेंगे आप 19वां क्वेश्चन देख लेंगे, अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। व्याख्या कीजिए। अब सूचना और प्रौद्योगिकी ने, संचार प्रौद्योगिकी ने इसको और सुविधा प्रदान कर दी है, इसीलिए ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का डिमांड यही है, आप इसको व्याख्या करें। अब 20वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन हुए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षाओं में मीडिया का क्या योगदान है। अब देखिए मीडिया का काफी बड़ा योगदान है। अब हम देखेंगे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जो अस्थिरता है उनको भी मीडिया के द्वारा ही लाया जाता है। अब आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुए और धरातल पे जो भी कार्रवाई हो रही थी उसको किसके माध्यम से विश्व के सामने लाया गया, मीडिया के सामने लाया गया। रोहिंग्या संकट आप देख लेंगे, ये है। अब कभी कभी आप नकारात्मक भी देख लेते हैं, किस चीजों को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है जो उनको नहीं पेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस प्रकार से 20 क्वेश्चन देख लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका आंसर आप लाइक के द्वारा हमको आप बताएंगे। हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप जितना लाइक बताएंगे हम ये समझेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और वीडियो खत्म करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो विगत 5 वर्षों के जो भी पेपर हैं उनको इसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आगामी जो 29 जून का जो पेपर होना है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो परीक्षा की तैयारी के बीच में है, यानी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी ये दिशा प्रदान करेगा कि किस तरीके का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी समय अवधि होती है, प्रत्येक क्वेश्चनों के लिए कितना समय मिलता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू से ही तय होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।